तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तराखंड में बारिश आपदा बनकर बरस रही है, वहीं सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य को करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से संपर्क साधने पर भी जोर दिया। प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो आपदा काल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, आपदा को लेकर ये बैठक की है और सभी जिलों के सभी अधिकारियों को जो ज़रूरी निर्देश थे, आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा मैंने ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं और साथ में बैठक में यह भी हमने कहा है कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी और ज़िलों में जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और जो समस्याएं ज़िलों की है वो ज़िलों पर ही जो है उनका समाधान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। उत्तरकाशी जनपद के मांडो और कंकराडी में बादल फटने से लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जनपद की सभी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित आज मांडो गांव क्षेत्र में राहत और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने गांव में आपदा से प्रभावित सभी चीजों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को हर समय तैनात रहने के भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों के लिए विद्युत, पेयजल, खानपान की व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के रहने का भी पूरा प्रबंध किया गया है। मध्य रात्रि को जो ये जन सैलाब जो जितना भी ये जो तूफान बादल फटा गदेरे में नीराकोट से मांडव गांव तराईबाम हो गया, जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन ने पूरा अपना एनडीआरएफ पर राजस्व जिला जितने भी सारे विभाग जितने हैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और माननीय डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम टुंडा, एसडीएम वटवाड़ी, पूरा अधिकारी पूरे धरातल पे आए और पूरा कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन ने साथ दिया और जब तक डेड बॉडियां निकाली गई तब तक पूरा प्रशासन, राजस्व विभाग, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन सारे साथ में रहे और जिलाधिकारी बार बार घटनास्थल पे आ रहे हैं और वहां अपना पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे कार्य धरातल पे हो रहा है। यहाँ तक कि जो ऊपर वाली रोड पे उसमें भी जेसीबी काम कर रहे हैं, नीचे वाली रोड पे भी जेसीबी काम कर रहे हैं। तुरंत इधर उधर मलबा जितना भी है वो हटाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, जरा बताएं क्या अपडेट है और कितना अभी तक जो है प्रशासन ने राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया है, कब से ये काम जो है वो जारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब लगभग आप प्रशासन की तरफ से पूरे क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है और साथ ही साथ जिलाधिकारी स्वयं सर्वे कर रहे हैं और लोगों तक राशन और दवाइयां मुआवजा करवा रही है। जी, यहाँ पर विनीत, जो बादल फटने की घटना सामने आई है उसके बाद में हालात जो हैं किस तरह से बिगड़े हैं, कितनी चीजें प्रभावित हुई हैं इसके कारण, और अगर जान माल की हानि की बात की जाए तो क्या इस तरह की कोई भी घटना घटित हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय अब तक बीत चुका है और इसमें काफी लोगों का जो आजीविका है वो खत्म हो गई है। रही गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है, बद्रीनाथ हाईवे भी पूरी तरह से बंद हो रखा है। कई ऐसे गांव भी यहाँ पर हैं जो कि संपर्क थे वो भी टूट रखे, जिससे कि लोगों को सामान लाने की सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। जी,
इसके अलावा विनीत, जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें कितने ऐसे परिवार हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है, जहां वो रह रहे थे वहां पर अब रहने लायक वो जगह नहीं बची है और दूसरी जगह प्रशासन की ओर से उनको शिफ्ट किया गया है? कितने ऐसे परिवार हैं? अब तक क्या मदद जो है वो दी जा चुकी है? बिल्कुल, अभी जो यहाँ पर लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको अभी हाल के लिए स्कूलों में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और जो लोग जिनके घर से बेघर हुए हैं उनको उनके लिए राशन और दवाइयों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। लक्सर क्षेत्र से बह रही नीलधारा गंगा और सोलन नदी उफान पर है। नदी में उफान के चलते खानपुर के हस्तमौली के पास सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट गया, जिससे नदी का पानी रिहायशी इलाकों के नजदीक पहुंचने लगा है। लोगों को बाढ़ की आशंका का डर सता रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे और यमुनोत्री हाईवे बंद हैं। हाईवे के पास पहाड़ी चटकने से कई सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस आपदा की खोज बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। वहीं रात को मलबे में दबे एक बुजुर्ग को सुरक्षित बचा लिया गया है। जिस भी परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं, सब बच्चों की आजकल के माहौल में उनको ठीक से उनको हम शिक्षा दे पाएँ, उनका ठीक से उनका पालन पोषण कर पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा पहले ही स्थगित कर दी है। कांवड़ यात्रा स्थगित होने पर आईजी वी मुरुगेशन हरिद्वार पहुंचे और उत्तराखंड के साथ लगते राज्यों के उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने ना जाए। कोई हरिद्वार जाता है तो उसे प्रशासन की ओर से 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि अस्थि विसर्जन करने वालों पर कोई रोक नहीं है। उत्तराखंड शासन ने पहले से कांवड़ मेला शुरू कराने के निर्णय लिया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी तो उसे चलते कांवड़ मेला इस साल निरस्त कर दिया। तो इस संबंध में पहले भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच। और हरिद्वार में ये हुआ है, ये बॉर्डर लेवल के जो एसपीज हैं, एडिशनल एसपीज हैं, डिप्टी एसपीज हैं, उनके साथ के एक मीटिंग आज कराई गई है। उनको भी यही बता दी गई कि अपना जगह पे अपने एरियाज में, गाँवों में, सब जगह तो इस साल हरिद्वार में कांवड़ मेला नहीं होगा, ये प्रचार प्रसार करा गया। इस साल जो भी आ जाएंगे उनके खिलाफ के हमारा जो भी वैधानिक कार्रवाई होता है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों की एक इकाई ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पुरोहितों के साथ ही नागरिकों के विरुद्ध बनाए गए इस बोर्ड को खत्म करने का निर्णय सहानुभूति से लिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और ये बोर्ड भावनाओं के खिलाफ है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बोर्ड का गठन किया था, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहित नाराज हैं और लगातार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चार धाम पुरोहितों ने सीएम धामी को पत्र लिखकर
मांग की है कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसे भंग कर दिया जाए। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी ओर से इस बोर्ड का गठन किया गया था और अब इस बोर्ड के खिलाफ जो है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से ही आवाजें उठ रही हैं। पिछले लंबे समय से लगातार अपनी इस मांग को लेकर और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 35 से 36 दिन से इनका प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। बागपत से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पहुंचे और महाराष्ट्र के पुणे से लाए गए टैंक को छात्रों को समर्पित किया। सांसद ने कहा कि जल्द ही एयर फाइटर जेट भी गुरुकुल की शोभा बढ़ाएगा। इस दौरान सांसद सत्यपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या कानून पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही सांसद ने शिव भक्तों से घर पर रहकर ही शिव की आराधना करने की अपील की। जिस भी परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं, सब बच्चों की आजकल के माहौल में उनको ठीक से उनको हम शिक्षा दे पाएँ, उनका ठीक से उनका पालन पोषण कर पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और इसलिए कुछ लोग जो हैं अपने आप समझदार बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, ज्ञान से, जानकारी से। कुछ लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कुछ बातें जो है कानून के हिसाब से लोग मानना शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जो सरकारें हैं वो इस विषय पर ज़रूर ध्यान देगी, लेकिन उससे पहले सरकार कुछ करे, सरकार कुछ कानून बनाए। समाज की तरफ से इस प्रकार की आवाज़ आनी चाहिए और आवाज़ जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि इस देश में इस प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून बनना चाहिए। शिव का अर्थ ही कल्याण करने वाला है। जो शिव भक्त हैं वो अपना भी कल्याण चाहते हैं, दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। दूसरों के कल्याण की बात है कोविड के इस ज़माने में, जहाँ लगता है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो ठीक से नियमों का अगर पालन नहीं कर पाते, उससे उनको भी नुकसान है, परिवारों को जो है उसको खतरा है और समाज को उससे खतरा है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा, इस बात के लिए जिद न करके सरकार ने जिस प्रकार के नियम बनाए हम सब उसमें सहयोग करें। हम शिव भक्त रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हमको कांवड़ यात्रा करने की निश्चित रूप से आगे जा करके हमको अनुमति मिलेगी। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। भारत की झोली में सोना आएगा, जापानी धरती पर तिरंगा लहराएगा, दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ियों का लगेगा मेला। अब होगा सबसे बड़ा खेला। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर कोई। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको।
तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोल रखा है, लेकिन काफी लंबे समय से सिर्फ 3 डॉक्टर ही सेवा दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नाम मात्र की हैं। अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है। वहीं दूर दराज से आने वाले मरीजों को कई बार डॉक्टर ना होने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जब हमारी टीम ने डिप्टी सीएमओ से बात करनी चाहिए तो वो मीडिया का कैमरा देखकर गोलमोल जवाब देते नजर आए। कई बार आ चुके हैं सर यहाँ से हेतल से हम, पर यहाँ से कोई वैक्सीन कोई सी भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ना टिक्का लग पा रहा है। क्या है का टिक्का? बच्चों वाला टिक्का जो लगता है वो भी नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर नहीं बोलती है यहाँ नहीं लग पाएगा, कहीं अभी बैठी हुई नहीं है। बताए क्या करें हम। पहले हमारा प्रपोजल गया था और पूर्व में भी हमारी तैयारियाँ थी, लेकिन एक अभी MIU होना था प्राइवेट के साथ में, क्योंकि यहाँ सरकारी अभी हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो अगर हमारे जितने अधिकारी भी हैं उन्होंने भी हम सबको अवगत कराया कि आप लिख करके दीजिए। हम लोगों ने शासन में भी लिखवाया। CMO साहब ने भी कहा कि हम जल्दी ही यहाँ से एक अल्ट्रासाउंड भी देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोविंद चौधरी जुड़े हुए हैं। गोविंद, जरा बताएं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। जो CMO है वो कह रहे हैं कि उनके पास में अभी वो कारिंदे नहीं है जो इस काम को करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन क्या अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है, या मशीन मौजूद है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है? देखिए कहना, अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में जो है लगातार जो है प्रशासन और जो सरकार है लाख दावे करती है कि बेहतर मूलभूत सुविधा मिल पाएगी, लेकिन जिस तरह से जो है अगर CSC अस्पताल लक्सर के हालात देखे जाए तो वो हालात जो अब बद से बदतर नजर आ रहे हैं। कहने को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, लेकिन बात की जाए तो लगभग 2,20,000 से अधिक की आबादी पर यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। मूलभूत सुविधा की अगर बात की जाए तो अल्ट्रासाउंड से लेकर जो एक्सरे मशीन है या पहले तो ये जितनी भी लैब है वो पूरी तरह से सुचारू नहीं है। अगर गर्भवती महिलाओं की अगर बात की जाए तो उन लोगों को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, जिसका खामियाजा लक्सर की जनता भली भांति झेल रही है। जी कहना, कब से ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बंद हैं और ये कब शुरू हो जाएंगी? क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई है अस्पताल प्रशासन की ओर से? देखिए क्या ना, जब हमने जो चिकित्सा अधिकारी जो प्रभारी जो है डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, उससे बात की गई तो वो भी जो है कैमरे के सामने जो गोलमोल जवाब देते नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 11 पद यहाँ पे स्वीकृत है, लेकिन 11 पद जो स्वीकृत है पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टरों की तैनाती सरकार द्वारा नहीं की गई। लेकिन इस बीच राम भरोसे जो कह सकते हैं कि राम भरोसे 3 ही डॉक्टरों के सहारे ये अस्पताल चल पा रहा है। अगर डॉक्टरों की मतलब 11 डॉक्टर्स के पद यहाँ, जी गोविंद, 11 डॉक्टर्स के पद स्वीकृत हैं जिनमें से सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं, बाकी पद खाली है। बिल्कुल कहना, ये लंबे समय से जो पद खाली चल रहे हैं। डॉक्टर का भी साफ तौर से कहना है कि हमारे ये नहीं पूरे भारतवर्ष में जो जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं वो बदहाल है। पूरी तरह से जो है डॉक्टरों की स्वीकृति नहीं, जिसके चलते ये खामियाजा जो है जो क्षेत्र की जनता वो भुगत रही है। गोविंद, क्या आपकी वहां पर मरीजों से भी बातचीत हुई? उनका क्या कहना था इलाज और यहाँ में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में? बिल्कुल कहना,
साथ जो हमने बात की तो हमने जो है एक गर्भवती महिला से भी बात की। जो एक गर्भवती महिला थी, लगभग 1 महीने से वो अपनी जो है टीकाकरण के लिए आ रही थी, लेकिन उसका साफ तौर से ये आरोप था कि लगभग 1 महीना मुझे हो चुका है। महिला गर्भवती थी, लेकिन उसके जो है वो टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा, डॉक्टर नहीं वहाँ बैठती नहीं है। तो हाल से जो जितने भी हालात है, अगर जायजा लिया हमने तो हालात जो है सीएचसी अस्पताल के बद से बदतर नजर आ रहे हैं। बात की जाए, एक मरीज से हमने बात की तो उस मरीज का भी साफ तौर से कहना था कि जितनी भी दवाइयां वो बाहर से हमें खरीदनी पड़ती है। वो गरीब जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं का कोई भी सहारा इस अस्पताल से नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, जिन गरीबों के लिए ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था वही इसकी सेवाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं और ये एक सफेद हाथी की तरह साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बाजपुर में नगर पालिका के दैनिक वेतन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काले फीते बांधकर बैठक की और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खासा रोष जाहिर किया। कर्मचारी प्रदेश सरकार से पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में 2 कर्मचारियों ने सरकार को आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि नगर पालिका में कर्मचारी 32 वर्षों से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी लंबे समय से प्रदेश सरकार से स्थायी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग न पूरी होने पर 30 जुलाई तक काली फीते बांधकर अपने काम को करने की बात कही। 1 से 9 अगस्त तक काम बंद करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। हमने सरकार को कई बार अवगत करा दिया है। हम लोग नियमितीकरण के लिए ये हमारा प्रदर्शन चल रहा है और ये 20 तारीख से 31 जुलाई तक हमारा कार्मिक ये चलेगा विरोध कार्यक्रम और 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हम काम बंद, कलम बंद बिल्कुल बंद कर देंगे और 10 अगस्त को हमारे शाखा अध्यक्ष श्री सीताराम तिवारी जी एवं मैं नंद किशोर सागर आत्मदाह करेंगे। और ज्यादा हम कई बार लेकिन ढाक पे 3 बात बताते हैं, पता नहीं हम में ही कमी है या क्या है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशेष शर्मा जुड़ गए हैं। विशेष जरा बताएं कि क्या मांगे हैं इन कर्मचारियों की और कितने लंबे वक्त से ये अपनी मांगों को उठा रहे हैं, जिसके बाद मांगे पूरी ना होता देख अब इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। मैडम ऐसा है, ये जो कर्मचारी हैं ये संविदा पे पिछले कोई 20 वर्ष से कार्यरत है, कोई 22 वर्ष से कार्यरत है, कोई 15 वर्ष से कार्यरत है। अभी इसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक हैं और अभी तक वो बेचारे संविदा पे काम कर रहे हैं। उनका भी अधिकार बनता है कि उनको स्थायी किया जाए। बार बार वो इस सरकार में भी, पिछली सरकारों में भी, पिछले करीब 10-12 वर्षों से वो लोग अपनी मांग उठाते चले आ रहे हैं। शासन प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिर में आके उन्होंने अपना ये कदम उठाया और उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। जहाँ तक हमें भी जानकारी है, बराबर इनके संपर्क में हम लोग पहले से ही रहते हैं और प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। और ये बेचारे कुछ तो ऐसे हैं जो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, कुछ रिटायर हो चुके हैं मैडम इसी संविदा में। तो सफाई कर्मचारियों की मांगे बिल्कुल जायज हैं और हमने इनके नजदीकी से इनको देखा, इनकी मांगों में मजबूरी में इन लोगों ने आत्मदाह। विशेष आप तो कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मांगे इनकी जायज हैं और कोई गलत नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, संबंधित विभाग है, वो क्या कह रहा है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या इस पर कोई गौर करेंगे वो इनकी इस मांग पर? मैडम जो स्थानीय अधिकारी हैं, जैसे वहाँ अधिशासी अधिकारी होते हैं, इनके स्थानीय अधिकारी जो होते हैं, तो उनके लेवल से वो तो समझते हैं। उन लोगों ने आगे अपनी इनकी बात को बढ़ाया भी है। जो वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि चेयरमैन हैं, वो भी इन लोगों के साथ हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ शासन प्रशासन में जब आगे जब बात जाती है, सचिवालय तक बात जाती है, वहाँ जाके वो लोग इनके उस पर निर्णय नहीं कर पाते और ये इसीलिए सब मामले लंबित हैं इनके और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशेष इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बकरीद को लेकर नैनीताल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मौसम खराब होने की वजह से इस बार नैनीताल की जगह हल्द्वानी में बाजार सजे हैं, जहां एक से एक उम्दा नस्ल के बकरे खरीदारों की पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने अमन शांति कमेटी की बैठक कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ थोड़ा सा रेट कम मिलेंगे, ठीक पैसों में मिल जाएगा और अच्छे बकरे मिल जाएंगे, इसीलिए नैनीताल से यहाँ आए हैं। बीमारी किस तरह से आप खरीदारी की है? जी
किस तरह से खरीद रहे हो, कितने कितने बकरे महंगे आए हैं हल्द्वानी में? ये तो अभी पता नहीं, अब देखते हैं कि क्या रेट मिलता है, अभी तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो बकरों से जो है बाजार सज चुके हैं, हल्द्वानी के खरीदार भी पहुंच रहे हैं बकरे खरीदने के लिए और अधिकतम कीमत जो है वो 1 लाख रुपए तक के बकरों की यहाँ देखी जा रही है। 1 लाख तक के बकरे जो है बाजार में आए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से भी ईद की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। क्रिकेटर स्नेह राणा अपने पहले ही टेस्ट मैच में एक पारी में 4 विकेट लेने वाली और 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही ये कारनामा करने वाली वो दुनिया की चौथी खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की सदस्य स्नेह राणा का देहरादून पहुंचने पर खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। स्नेह राणा ने कहा कि उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आज हर क्षेत्र में लड़कियां बेहतर से बेहतर काम कर रही हैं। देखिए, मुझे तो बहुत ही खुशी है कि मेरा कमबैक के बाद फर्स्ट टेस्ट डेब्यू में मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है इस टाइम। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझसे इंस्पायर हों और वो इस गेम को परस्यू करें। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।